जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है, तो चलिए सुनते हैं। बहुत देर के बाद उन्होंने आज अपना ये सत्संग हमें सेंड किया है, तो बहुत ही उनके अच्छे प्यारे सत्संग होते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहिए। और किस तरह से आंटी जी बताती रहती हैं कि उनको ऊपर बहुत सी परेशानियां भी आती हैं, लेकिन गुरुजी जल्दी ही उनका कोई ना कोई हल भी निकाल देते हैं। तो जब तक गुरुजी साथ हैं तो तब तक हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। गुरुजी खुद ही जो अच्छा होता है वो हमारे लिए करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। हो सकता है आपको भी आंटी जी के सत्संग से कुछ अपने सवालों के जवाब मिले। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन चरणों में आज गुरु जी ने फिर मुझे 1-1.25 महीने बाद लगभग इस लायक पहुंचाया कि मैं शेयर कर पाऊँ सत्संग, क्योंकि मेरा रेंटेड घर जो है वो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इतना कन्फ्यूजन था क्योंकि जो भी घर मैं देख रही थी मेरे हस्बैंड और इन लॉज को पसंद नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड को बेसिकली इसमें सफोकेशन नहीं है, किसी में कुछ किसी में कुछ, क्या है वो सही रहे थे, इसलिए मैं उनकी बात मानती जा रही थी, देख रही थी, वीडियो भेज रही थी, बता रही थी। तो उसमें कुछ ना कुछ ब्रोकर ने हार के कह दिया, मैडम आपके नखरे बहुत हैं। तो मेरे को लगा कि ये ऐसे नहीं करेगा। फिर मैंने उससे 100-200 रुपये दिए, उसने मांग भी लिए थे। तो मैंने कहा चलो किसी तरह से काम चल जाए दीदी, और ये सब लोग खुश भी रहे, मेरा काम भी हो जाए। लेकिन वो कोई घर पसंद ही नहीं आ रहा था उनको। बहुत सारे, एक घर देखा वो बहुत नया, साफ़ सुथरा, टॉयलेट सब वगैरह सब जैसा हमें चाहिए था, किचन वार्डरोब हर चीज़ परफेक्ट, न्यूली बिल्ड। तो मेरे को बहुत पसंद आ गया। ये 1 महीना पहले की बात है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने नंद से के थ्रू कहलवाया, क्योंकि डिवोर्स के बाद उन्हीं के थ्रू कम्युनिकेशन चलता है कि इसमें सफोकेशन होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैंने कहा चलो इतनी केयर कर रहे हैं तो मैं छोड़ देती हूँ। इधर मेरा गुरुजी के अरदास, सुखमनी साहिब जी, जपजी साहिब जी का पाठ और सब सब कुछ चल रहा था, मेरा दिन भर का जाप। लेकिन अब इतने सारे घर देख लिए तो मेरी भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और मेरी इधर जॉब भी लगी थी, तभी 2-3 दिन ही हुए थे। तो मैंने ऑफ़िस में भी बोला था कि मुझे शिफ्ट करना है, उसकी छुट्टी चाहिए। तो उसके बाद शिफ्टिंग हो ही नहीं पा रही थी। तो इन लोगों ने हर चीज़ पे मना कर देना, हर घर पे मना कर देना। तो फिर मैं गुरुजी से अरदास लगाती, गुरुजी कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैंने हार के अपनी सिस्टर इन लॉ को भी बोल दिया, हालांकि बोलना नहीं चाह रही थी कि मैं कहाँ जाऊँगी अब दोनों बच्चों को लेके। मकान मालिक तो मान नहीं रहा है, डेट भी आगे एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। मकान मालिक ने अचानक बोला था कि घर हमको खाली कर दो 2 महीने में। तो मैं उस वक्त गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आते थे कि कुड़िया तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं गुरुजी ऐसा मजाक क्यों करते हैं, ना तो ऐसी स्थिति है, ना ऐसे हालात हैं, और ना ही इतने पैसे हैं, क्योंकि शिफ्टिंग में तो सारा ही लग जाता है। तो कैसे 1.25 महीने में सब कुछ गुरुजी ने करवा दिया, ये मैं आज सुना रही हूँ। तो घर देखना शुरू हुआ, सब ने रिजेक्ट किया, ये घर देखो, वो घर देखो, जिसने जो बताया देखा। एक घर जो ये पसंद आया फाइनली, फिर हस्बैंड ने मना कर दिया तो हमने भी जवाब नहीं दिया, तो ये घर बुक हो गया। अब हमने फिर ढूंढना शुरू किया ब्रोकर के साथ, ढूंढते रहे। फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आ गया कि वो लोग ढूंढ कुछ नहीं रहे हैं, सब मेरे ऊपर ही डाल रहे हैं, और अब सिर्फ देखने का बहाना कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। उनके कहने में मैंने ये इतना अच्छा घर छोड़ दिया। मैं ये बात बार बार गुरुजी को भी बोल रही थी कि अब इतना अच्छा कोई मिल नहीं रहा है, सब पुराने बने हुए ऐसे वैसे मिल रहे हैं, सीलन वाले या कुछ ऐसे। तो एक घर फिर फाइनली देखा जो सेकंड फ्लोर पे था, उसमें गर्मी बहुत थी, जैसा उन्होंने बताया था मकान मालिक ने वैसा नहीं था वो घर। लेकिन अब हार के वही, स्पेस तो अच्छी थी उसमें, सब कुछ था। वो घर इन लोगों को पसंद आ गया। मेरे को प्रॉब्लम था कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकती 2 मंजिल, और दूसरा गर्मी बहुत है वहाँ पे, तो एसी के बिना एक सेकंड नहीं खड़े हो सकते। और एसी का बिल देना या एसी का मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी सेकंड फ्लोर पे चढ़ना उतरना। तो मैंने, और फिर मैं अपनी बेटी को ले गई दिखाने, तो उसको भी नहीं अच्छा लगा। उसने भी कहा कि मम्मी वो पहले वाला ही अच्छा है। तो हमारा फाइनल हो गया, मगर मुझे इन लोगों से डर लग रहा था, सिस्टर इन लॉ और ये लोग चिल्लाएंगे करेंगे। तो मैंने बोला कि दीदी अब और कोई मिल नहीं रहा है, मैं इसको फाइनल, क्योंकि वो भी परेशान हो गए थे, कह रहे थे अब जो मिले फाइनल कर लेना, ऐसे भी बोल रहे थे और डबल गेम भी खेल रहे थे, सब कुछ मेरे खिलाफ़ भड़का भी रहे थे कि भाई इसके तो नाटक हैं, ये है वो है। तो खैर जो भी है, मैंने उस सब चीज़ों को बर्दाश्त किया, कुछ भी नहीं बोला उनको। और मैंने जब वो घर ढूंढ रही थी तो मैंने सेकंड फ्लोर वाला जैसे तैसे हार के फाइनल करने की सोच ही ली थी, लेकिन गुरुजी से अरदास लगा रही थी कि गुरुजी मुझे वो वाला दिलवा दो, आपके होते हुए भी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, खूब बोल रही थी मैं।
तो 2 दिन तक ये घर ही नहीं बुक हुआ। जब मैं बुक करने जाऊँ पैसे तो मकान मालिक फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर मैंने ब्रोकर को बोला, ब्रोकर ने बोला हाँ, मैं करता हूँ, फिर वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। ऐसे 1 डेढ़ 2 दिन निकल गए हमारे। फिर वो बोलता है अचानक दोपहर को, जब मैं बुक करने की सोच ही रही थी फाइनल कि आज जाके पैसे पेमेंट कर देती हूँ, कहता है वो पहले वाला जो आप कह रहे थे ना वो वापस आ गया है। मैंने कहा अरे! और मैंने उसको बोला ही था कुछ दिन पहले कि देखना वो घर वो कैंसिल होगा, वो लड़का जिसने बुक किया है वो नहीं आएगा वहाँ पे। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझ मेरे अंदर से ये आवाज़ निकली जैसे गुरुजी ने बुलवाया, क्योंकि मुझे गुरुजी पे इतना कॉन्फिडेंस था कि गुरुजी करवा देंगे। तो मैं बहुत चक्की रह गई कि ये क्या हुआ? और जब उसने बोला कि देख लो अब आपको दोनों में से जो फ़ाइनल करना है, वैसे अभी जो नया देखा है वो भी बुरा नहीं है, पर वो महँगा था थोड़ा-सा, 18,000 में था, ये पहले वाला 15 में था। लेकिन जब मैं और मेरी बेटी देखने गए तो फिर हमारे को ये पहले वाला ही सही लगा। अब उसने भी कहा मम्मी पहले वाला ही सही है, ग्राउंड फ्लोर भी है और नीचे मेरे को भी लगा ठंडक होगी और सर्दियों में गर्म होता है। सारे बेनिफिट्स के हिसाब से मुझे अपनी सहूलियत से सही लग रहा था। हालाँकि मेरे हस्बैंड ने पहले इसमें कमियाँ निकाली थी, मैं चाह रही थी कि अब उनका भई वो कर भी कुछ नहीं रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं। मैंने कह भी दिया था कि आप देख लो फिर, लेकिन उस पे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो मैंने फिर ये वाला घर आकर के रात को मकान मालिक से बात की तो मुझे बहुत अच्छे जेंटल लोग लगे। तो हालाँकि ऐसा भी डाउट मन में आ रहा था कि ये तो नए-नए जेंटल लग रहे हैं, बाद में पता नहीं क्या होगा। फिर आगे वाला कमरा भी उन्होंने अपने पास रखने की बात की थी, तो मैंने पहले उसी बात पे थोड़ा-सा वो किया था, लेकिन मेरे को लगा नहीं, अगर कोई उनके बूढ़े गेस्ट आते हैं जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, 2-4 घंटे बैठ गए तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है। ये सोच कर के उस वक़्त तो मैंने आफ़त में हाँ कर दी और मैंने पैसे भी दे दिए उनको, घर भी अच्छा लगा। अब हम घर शिफ्ट करने लगे, उसी दिन मुझे वायरल फ़ीवर हो गया। उसी दिन शिफ्ट कर रहे थे जब मेरी मेड आंटी ने बहुत हेल्प करी मेरी, मैंने उसको बहुत दुआएँ दी, उसके हस्बैंड और इन लोगों ने गाड़ी शिफ्टिंग, लोडिंग सब करवा दिया। मेरे को इतना खाँसी, ज़ुकाम ये सब हो रहा था और जैसे ही मैं इधर लेकर आई बच्चों को नए घर में तो ये आ गई और एकदम भड़कने लग गई, तुम्हारे सब सामान गंदा पड़ा है, डब्बे गंदे, ये गंदा है, ये क्या कर लिया। मकान मालिक अंकल बाई चांस उनके सामने ही आ गए, मैं थी नहीं, मैं पुराने घर में सफाई कराने गई थी। तो बच्चों के सामने ही वो बोल पड़े, वो उन्होंने उन ननद को बोल दिया कि आगे वाला कमरा तो मैं अपने पास रखूँगा, ऐसे वैसे सारा बोल दिया। उनको पता नहीं था हमारे घर की कहानी का। तो अब वो और भड़क गईं कि वो तो बहुत बोल रहा था और तुमने ऐसा कैसा कर लिया, इसमें तो सेफ़ नहीं है बच्चे, ये है, वो है। बहुत बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे गुस्सा चला गया था। बच्चों को भी सुना के गईं। चली गईं तो फिर मैं जब आई तब इसके फ़ादर मेरी बेटी पे भड़क रहे थे, फिर मेरे फ़ादर इन लॉ को भड़का दिया। वो भी भड़के, उन्होंने भी मेरे को बहुत बोला कि यार तुम तो अपनी अपनी ज़िद चलाते हो, किसी की सुनते ही नहीं हो और ये नहीं, वो नहीं। तो मेरे को लग गया कि मैंने कहा इन्होंने जाके भड़काया। फिर दीदी को बोला दीदी आपने कहा ये सब, आपको ऐसे करना नहीं चाहिए था। बच्चों का मैं मोराल जैसे-तैसे अब रखती हूँ, आपने एकदम ऐसा कर दिया। बोले नहीं, नहीं तुम्हारे तो डब्बे गंदे थे, मैंने तो कह दिया पापा को, भैया को, ये वो बहुत सुनाया, फिर भी नहीं मानी वो। उनका नेचर ही है वो लड़ाई झगड़े सब, है ना? तो उन्हीं की वजह से घर हमारा उजड़ा, ब्लैक मैजिक वगैरह में इन्वॉल्व है, लेकिन मैं कुछ सामने गुरुजी जैसा कहते हैं सब कुछ मेरे पे छोड़ दे, मैं कुछ नहीं कहती। घर में हम आ गए, हमने 2-3 दिन अपनी तबीयत पे थोड़ा-सा देखा, मकान मालिक ने बोला कि ड्रिप चढ़वाओ, पास में ही ड्रिप चला डॉक्टर, पास में ही एसएमएस हमारे बहुत अच्छे हॉस्पिटल का डॉक्टर यहाँ रहता है न्यूरो का। तो मैं हैरान हो गई कि इतना सब अच्छा कैसे मिल गया, मतलब ये घर बार-बार मुझे क्यों लग रहा था यहाँ आना है, ये गुरुजी की कृपा थी। और जिस दिन मैं मुझे याद आया कि मैं घर देखने निकल रही थी अपने पुराने घर से, तो स्कूटर के चारों तरफ एक तितली आई थी, जैसे गुरुजी का इंडिकेशन था, लेकिन मैं उस वक़्त माइंड से इतनी परेशान थी कि मैंने इग्नोर कर दिया। और फिर जब यहाँ आई, यहाँ घर जमाया, उसके बाद इससे पहले जब मैं वहाँ पे ये वाला घर फाइनल करने की सोच ही रही थी, तो रोटी पे मुझे ओम के दर्शन भी हुए। मैं गुरुजी से हमेशा कहती थी कि मेरे को रोटी में ओम के दर्शन कभी नहीं होते और मुझे नहीं लगता हो सकते हैं। और मुझे घर ढूँढने में अगर तितली वगैरह दिखे तो मुझे लगे भी गुरुजी, तो ये सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं ना, इस गुरुजी के इशारों को समझते नहीं हैं, मैं भी नहीं समझी। और फिर जब मैं यहाँ आई तो मेरे को लगा गुरुजी कोई परेशानी ना हो, ऐसा ना हो मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो बोला है वो सब सच हो जाए। तो थोड़े दिन बाद है ना उनके एक जो लैंडलेडी हैं उनकी सिस्टर काफ़ी बीमार थी, उनको बैक रीढ़ में ऑपरेशन हुआ था, तो वो बस 3-4 घंटे आगे वाले रूम में लेट के चली गईं। तो मेरे को लगा, मैंने कहा ये तो कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। तो आई वाज़ सो रिलैक्स्ड कि नहीं ऐसा नहीं है, जो डर मेरे को उन्होंने डाल दिया था इतना बोल-बोल के कि कहीं सच ना हो जाए। फिर उस पे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने 3-4 दिन, मतलब मैं बीमार थी पहले तो,
मेरी तबीयत ठीक करी, मैंने डॉक्टर को दिखाया। वो 15 दिन वाला वायरल जो आजकल चल रहा है कोविड से छोटा, जिसमें मरते तो नहीं है लेकिन सांस नहीं आता, गला ख़राब और ये सब कुछ वही का वही होता है, वो हो रहा था मुझे। 2 दिन डॉक्टर्स को दिखाया, नहीं आराम आया। फिर उसके बाद अपने जो दवाई खांसी की लेती रही, मैं ड्रिप चढ़वाती रही। फिर मुझे थोड़ा होश सा आया कि मेरे को ये क्या हुआ। मैंने कहा ये तो मेरी सिस्टर लॉ ने पूरा ही मेरे अगेंस्ट कर दिया सबको। फिर मेरे अंदर जैसे गुरुजी ने थॉट डाला कि तू उनसे बात कर, क्षमा मांग ले, उनको ऐसा लग रहा है मैं जिद कर रही हूँ। तो फिर मैंने उनसे बात की कि मैंने उनको बोला कि पापा जी क्षमा चाहती हूँ, ऐसा आपको लगा तो आप, मैं अपनी जिद नहीं कर रही थी, लेकिन मैं उस समय ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई थी कि वहाँ से घर छोड़ चुकी थी, यहाँ सामान डाल चुकी थी। अब इस मौके पर मकान मालिक को बोलूँ कि नहीं मेरे को यहाँ नहीं रहना, मैं तो दूसरे घर में जा रही हूँ, तो क्योंकि वो यही जिद कर रही थी सिस्टर इन लॉ की, तुरंत के तुरंत दूसरे घर में शिफ्ट हो, तो इट वाज़ इम्पॉसिबल। वो ऐसी ही बातें करती हैं, उनका नेचर है। तो मुझे तो पता था लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे थे। तो मैंने बोला, फिर मैंने कहा नहीं, मैं पैसे भी दे चुकी थी और मैंने कहा पापा जी मैं रोक नहीं रही थी। उनको लगा हमें भी नहीं आने दे रही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पापा अभी के अभी आ रहे थे, तुम्हें वापस कहीं और शिफ्ट करा देते। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है, ठीक लग रहा है मुझे। तो उनको लगा मैं अपनी जिद चला रही हूँ। वो बात मैंने क्लैरिफाई की, फिर उनको बड़ी हिम्मत और कहाँ से मेरे अंदर शक्ति आई। मैंने बेटी को बोला मैं बाबा से बात करूँगी, लेकिन 1 डेढ़ दिन तक मैंने टाल दिया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं क्या बोलूँ, इतना मेरे खिलाफ़ भड़का दिया, शायद वो सुनेंगे भी नहीं। पर मेरी बेटी ने फिर बोला था उनको, मम्मी आपसे बात करना चाह रही है। फिर मैंने उनसे बात की कि देखो आप इतने बड़े हो, आपके आगे तो मैंने कभी ज़बान लड़ाई ना कभी लड़ाऊंगी, और आपका कहना मैं मानती, लेकिन मैं पैसे दे चुकी थी और कोई बड़ा जना मेरे साथ नहीं था, और आप अगर आ जाते तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाता। तब वो ये सब सुन के काफ़ी खुश हुए, मतलब उनको अच्छा लगा। बोले नहीं कोई बात नहीं, पहले तो अपनी तबीयत ठीक करो, इतनी खांसी आ रही है, उसके बाद 1 डेढ़ महीने में ढूंढ लेना आराम से, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। तो मैंने कहा नहीं पापा जी, अब तो आप बताओगे जैसा वैसे ही करूँगी। तो फिर ये सब अच्छी तरह डिटेल बात हुई, और भी मेरी बेटी की शादी ये सब बात कर रहे थे। मैंने कहा हाँ पापा जी आप सही कह रहे हो। तो मैंने कोई शिकायत नहीं की सिस्टर इन लॉ की कि ऐसे हंगामा करा, उन्होंने भड़काया, कुछ भी नहीं, जैसे मैं पहले बोल देती थी। लेकिन अब गुरुजी की वजह से इतना चेंज आया कि मैंने उनकी बुराई, आ तो बहुत रहा था गुस्सा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला उनके बारे में। और मैंने कहा जो कुछ भी है गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, गुरुजी अपने आप देखेंगे। तो मेरे को अब फिर उसके बाद समझ में आया कि जिस दिन मैं ये घर देखने आई थी 1 महीना पहले, तो ये मुझे तितली क्यों दिखी थी स्कूटर के आसपास। फिर यहाँ आकर जब 3 4 दिन बाद बैठी, तो फिर मेरे को घर के सामने, मैंने कहा गुरुजी अगर ये घर सही है तो मेरे को तितली दिखे। तो मेरे को तितली दिखी, मैं बैठी रही और विंडो के बाहर से तितली खूब बार 2 3 बार आई। तो आई वॉज सो हैप्पी। ओम के दर्शन तो रोटी में मिल ही गए थे मुझे जब मैं पुराने घर में थी। और उन्होंने मुझे कहा कि चंदन ठीक है, मैं जो तू मुझे लगाती है उसमें मैं ओम के दर्शन कई बार दे चुका हूँ, पर तूने ध्यान नहीं दिया। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है गुरुजी, वो ओम के दर्शन हो रहे थे, लेकिन मैं अपनी टेंशन, क्योंकि घर ढूंढना, ब्रोकर के साथ रोज़ जाना इतना टास्क है, और कुछ भी फाइनल नहीं हो रहा, उस परेशानी में मैंने वो सब इग्नोर कर दिया। इसके लिए सॉरी गुरुजी। और फिर जैसे तैसे मामला ठंडा हुआ, नेक्स्ट डे फिर मेरे फादर इन लॉ हस्बैंड का फ़ोन नॉर्मल आया। वो लोग नॉर्मल बच्चों से प्यार से ही बात कर रहे थे, और ये देख कर के मुझे फिर से शांति पड़ी कि चलो जो भी होना था हो गया। बीमारी आई, ये आया, तो गुरुजी ने मुझे पहले बताया ही था तेरा आगे का रास्ता टफ है, मेरी तेरी गड्डी मैनू ही चलाने दे। तो मैं समझ गई कि हर चीज़ में परेशानी तो आएगी, पर क्रॉस मुझे ही करना पड़ेगा। कुछ माड़े कर्म हैं मेरे, कुछ क्या काफ़ी हैं, जिनकी क्षमा मैं हर पल हर क्षण सुबह शाम दिन रात मांगती हूँ गुरुजी के आगे। असली प्रेयर तो बस यही होती है मेरी। फिर धीरे धीरे अपना प्रेयर ग्रुप में जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ भी जाने लगी, थोड़ा हिम्मत आई। फिर मकान मालकिन लगी, तो उन्होंने देखी मेरी हालत, तो बोली पास में ही डॉक्टर है, ड्रिप चढ़वा देगा। बल्कि मकान मालिक ने अपने सर्वेंट को साथ में भेजा, उन्होंने देखा कि ये चल भी नहीं पा रही। तो वहाँ जाकर फिर मुझे उनका व्यवहार, मैंने कहा नहीं अच्छे लोग हैं, अच्छा लगा। मतलब 2 3 बार इंटरेक्शन हुआ ऐसी चीज़ों में, तो उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। मतलब गुरुजी से मैंने थैंक यू बोला कि गुरुजी मैं को, क्योंकि डर लग रहा था कि कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई यहाँ पे आके, आगे वाला कमरा वो लोग खुद यूज़ करेंगे। तो इस बात में मेरी ननद भी बहुत भड़की थी, तो मेरे को भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमारी तरफ से कोई हो जाए या उनकी तरफ से कोई हो जाए। मैंने बच्चों को भी समझाया कि बेटा कोई ऐसी बात नहीं करना जो उनको अच्छा ना लगे, बल्कि रिलैक्स थे वो, तो मेरे को कोऑपरेट कर रहे थे। मैं थोड़ा 2 3 दिन बाद अपना ड्रिप ड्रिप चढ़वाने से पहले मुझे बोल भी रहे थे कि जाओ ऑफिस आप तो आराम से। मेरी जॉब लगी थी, फिर मैं जा नहीं पाई क्योंकि वो काफ़ी लंबा खिंच गया था, खांसी वगैरह। आजकल ये 15 दिन वाला चल रहा है जो, अब तो ठीक है। इसीलिए मैं सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ही हो गया था, उसमें वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई थी कि ड्रिप्स चढ़वाई सब
ताकत के इंजेक्शन्स लिए, ये करे वो करे, तब जाके मैं अब इस लायक हुई हूँ गुरुजी की कृपा से। और ये मतलब शिफ्ट करना, रेंट का घर लेना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा टास्क हो गया मेरे लिए। और फिर उसके बाद मेरे ये लोग गुस्सा हुए, फिर शांत हो गए, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। मैंने कैसे हिम्मत से मेरे फादर इन लॉ से बात की, जो इतने 2 ढाई साल हो गए थे मुझे, जब से घर छोड़ा है 6 साल हो गए, लेकिन जयपुर इनकी सिटी में ही वापस आए हुए 2.5 साल हो गए, लेकिन मैं बात करने की सिचुएशन नहीं आ रही थी। लेकिन इस बहाने बात हो गई, तो मैंने फिर, कहते हैं ना, जो भी कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। लेकिन मुझे लगा इतना गुस्सा, इतना झगड़ा, अभी वो ना भड़काती, ये सब ना होता, तो मैं इतने प्यार से अपने फादर इन लॉ से बात भी नहीं कर पाती, ना मेरे दिमाग में थॉट आता। तो ये सब इतना दिमाग में थॉट, ये घर ढूंढने का थॉट, सही डिसीजन लेने का थॉट, फादर इन लॉ से बात करने का थॉट, काफ़ी लंबी बात हुई है मेरी उनसे। मैंने उनको कन्विंस भी कर दिया, बल्कि मुझे लग रहा था उसी तरह गुस्सा करेंगे जैसे उस दिन फ़ोन पे, क्योंकि उस दिन तो नया नया भड़काया था इसने, तो वो सब उसी के उसमें चल रहे थे। लेकिन उसके बाद शांत हो गए। अभी थोड़े दिन पहले पता चला कि उनके हस्बैंड को फिर से शायद हॉस्पिटल में उनके स्टंट डले हैं, दूसरी बार फिर से। तो वो जितनी बार मेरे साथ कुछ ना कुछ करती हैं, कुछ हो जाता है। अब मैं नहीं चाहती गुरुजी, अब आप देखो, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, मुझे नहीं करना है अब कुछ। मैंने अपनी तरफ से तो एक्शन भी लिए, और मैंने अपने फादर इन लॉ से भी बोला, मैंने कहा मेरे से कुछ एक्शन लिए, जो गलतियाँ हो गई और आप बड़े हैं, क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अकेले में दिमाग मेरा भी नहीं चला। फिर उनको ये भी लग रहा था कि हमें आने नहीं दे रही है। मैंने कहा नहीं, आप आते तो बल्कि अच्छा रहता मेरे लिए, क्योंकि मकान मालिक से पैसे वापस लेना और कोई बड़ा जाना बात करे तो एक अलग ही होता है, तो मुझे भी अच्छा लगता। हालांकि उन्होंने मुझे उनके भड़काए में सुनाया बहुत था। यदि मैं पहले वाली होती ना, तो मैं भी सुना देती शायद लौट के, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब की बार वो सुनाती रही, फ़ोन पे भी सुनाया, बच्चों को भी सुना के गई, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक, शायद मैंने अपने ऊपर कुछ जीत पाई है। हालांकि बाद में बहुत बुरा लगा गुरुजी, और 1 डेढ़ महीने से मैं आपसे नाराज़ भी थी। उसके लिए भी सॉरी, क्या करूं, किससे नाराज़ हूँ ना, क्योंकि हस्बैंड अभी उस लायक नहीं हो रहा है कि हमसे बात कर पाएँ, या बच्चों से तो करते हैं। फिर उसके बाद कुछ पेमेंट की बात आई थी, तो उन्होंने 2 दिन में ही पेमेंट भिजवा दिया। इसके लिए फिर से शुक्राना गुरुजी। और अभी मेरी डॉटर की फ़ीस वगैरह देनी है, वो भी मैंने दे दी। तो उन्होंने आज अभी बोला, मैं गुरुजी के सामने, मतलब दिखने का तो नहीं, अंदर से तो रो ही रही थी। साईं बाबा मंदिर में दीपक वगैरह जला के आई, सब कुछ करके आई। तो फिर उन्होंने का फ़ोन आ गया, बेटी को बोला 1-2 दिन में मैं भी पैसे भिजवा रहा हूँ जो फ़ीस के दिए हैं मम्मी ने। तो मेरे को इतना रिलैक्स हुआ कि चलो ये सेकंड पेमेंट भी आ जाएगा। और ये सब गुरु कृपा से ही संभव है। मैंने गुरुजी से, अभी मैं कुछ सामान लेने गई थी थोड़े दिन पहले, तो मैंने गुरुजी से, गुरुजी सबको रास्ते में गाड़ी में कुछ ना कुछ आप दिखाते हो, मेरे को तो कहीं कभी दिख ही नहीं रहा। इतनी बार नए घर में आ गई, इतना सारा बवाल हो गया, सब शांत भी हो गया। तो मैं जैसे ही अपने घर में घुसने लगी, सामने से एक गाड़ी आ रही थी, उस पर लिखा था बड़ा बड़ा गुरु कृपा गोल्डन। मैं देख कर के, मैंने 2 बार 3 बार देखा, मैंने कहा वाह गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और फिर जब मैं मंदिर जा रही थी, इधर से निकल रही थी गली पे से, तो वहाँ पे जय बजरंग बली लिखती हुई एक गाड़ी दिखी, तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। अब मुझे यकीन आ गया कि गुरुजी और बजरंग बली बाबा मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं इन्हीं की आराधना करती हूँ, भैरव बाबा के भी जाती हूँ, तो मुझे शांति पड़ती है। मतलब मंदिर तो कोई भी ऐसे नहीं है जहाँ मैं अपनी आस्था नहीं रखती। और अभी मुझे थोड़े दिन पहले सत्संग में सीखने को भी मिला, और ये सब गड्डी मेरी, जो मैंने सत्संग सुने इन दिनों, सत्संग मैंने बोले नहीं लेकिन सत्संग मैंने सुने, उन सभी संगतों का शुक्राना जिनकी वजह से मैं ये सब स्ट्रगल को पार कर पाई। क्योंकि जैसे ही हमारी हिम्मत टूटती है ना, गुरुजी कोई ना कोई सत्संग भेज के फिर वो चीज़ वापस माइंड में जैसे खड़ी कर देते हैं। जैसे ही हिम्मत टूटती है, फिर गुरुजी का कोई इशारा आ जाता है कि कुड़िए हिम्मत रख, तो इतनी जल्दी हार जाती है। जो जो उन्होंने बोला ना सत्संग में, वह सब मेरे साथ हुआ। तबीयत भी ख़राब हुई, नया घर भी मिल गया। अभी वो एक मैसेज दे रहे हैं बार बार नई गाड़ी का, तो मेरे को फिर वही फीलिंग आ रही है, गुरुजी मजाक तो नहीं कर रहे हो आप, यहाँ फ़ीस के और रेंट के परेशानी हो रही है मैनेज करना। प्रे कर रही हूँ कि वहाँ से पैसे आ जाएं, जो बड़ा मुश्किल है मेरी सिस्टर इन लॉ के होते हुए पैसे निकालना, क्योंकि वो कई बार मुझे धमकी सी भी दे चुकी हैं। तो मैंने कभी मतलब उस पर कुछ कहा नहीं, गुरुजी को बोला आप ही देखो। तो लेकिन अब 1 सवा महीना हो गया मुझे, 1 महीना 5 दिन, बहुत अच्छी तरह से हम सेटल हो गए, और वो सारे डर निकल गए जो उन्होंने करे थे कि तुम्हें 1 महीने में ही घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, तुम सेफ़ नहीं हो, और बहुत सारे ड्रामे, और हम तो तुम्हारी सेफ्टी की सोच रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि उनको इतना सुंदर घर देख के जेलसी हो गई थी, और मैं जानती हूँ उनका नेचर।
तो मैंने वो इग्नोर किया, फिर बच्चे भी बहुत घबरा गए थे, बच्चों को भी एक बार को लगा। मैंने कहा बेटा लगा ना तुम्हें, पता चला कैसे करती है ये, मेरे को पता है इसी तरह हंगामे करती है और तुम भी डर गए। डरो नहीं, धीरे धीरे हम सेट करेंगे। और वही हुआ, हमने धीरे धीरे सेट किया, सब चीज़ें ठीक हुई। गुरुजी का मैंने अपना मंदिर छोटा सा, बड़ी हिम्मत करके मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मेरे को इतनी तो हिम्मत दो, फिर मैं अपना मंदिर दोबारा बसा लूँ। मैंने वहाँ कितनी मुश्किल से अपना मंदिर जमाया था, फिर मैंने गुरुजी की जो चेयर पे लगाया था बस वही लगाया है, ज़्यादा नहीं मंदिर को मैंने बिखराया अभी, क्योंकि जगह, मंदिर की जगह इसमें इतनी नहीं है अभी। तो बाकी जितनी स्पेस है और जितना सब है वो हमारे लिए सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है। 2 बाथरूम हैं, तो मेरे को 2 बच्चों के साथ भी कई बार दिक्कत आती थी, तो जैसे एक एक छोटी छोटी दिक्कत गुरुजी ने सॉल्व कर दी। पानी की बहुत दिक्कत थी उस पुराने वाले घर में, मोटर का ये वो, मैंने सत्संग भी शेयर किया है इसका। तो मोटर 2-2 चलानी पड़ती थी। यहाँ पे अब ये है कि मोटर को कभी भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बाहर ही स्विच लगाए। और गुरुजी का फिर थोड़े दिन बाद यहाँ आते ही, मैं बीमार तो थी, फिर सत्संग, गुड़िया खतरा है, ये है, मतलब घर में कुछ। मैंने कहा गुरुजी जो होना था पुराने घर में हो लिया, अब यहाँ तो प्लीज़ कुछ मत करो। मतलब मैं ऐसे घबरा रही थी, अभी तो बीमारी से भी बाहर नहीं आई हूँ। और जैसे ही थोड़ा ठीक हुई, मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी, तो देखा मोटर का स्विच बाहर से, उसमें से आग निकलने लगी। आग निकलते 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 लपटें 2-3-4 बार, बड़ी बड़ी लपटें। मैंने एकदम से शोर मचाया, देखा कि कोई आ जाए। मकान मालिक थे नहीं उस समय, उनका बेटा था, पर वो खाना खा रहा था या आना नहीं चाहता था। फिर आंटी आए निकल के। जब तक आंटी आए तब तक वो आग शांत हो गई थी, अपने आप शांत हो गई। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अगर वो आग बढ़ जाती तो पता नहीं क्या होता। ये तो गुरुजी की रहमत है, क्योंकि जिस तरह से मैंने देखा, मैं खड़ी रही वहाँ, वो आग की लपटें बार बार उठती रही और वो खुद ही शांत हो गई। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ये हिम्मत आई कि मैं वहाँ खड़ी भी रही, वरना मेरे को अंदर से लग रहा था बच्चों को बोलूँ बाहर चलो बेटा, अब घर में आग लगने वाली है। तो मतलब इतना, उस वक्त वो 10-15 मिनट इतने पैनिक के निकले। फिर आंटी आई, तब तक आग शांत हो गई थी। मैंने कहा आंटी देखो ये सारा बोर्ड जल गया। फिर उन्होंने अगले दिन तक उसको ठीक कराया और वो वाला स्विच हो गया जिसमें हमें ईजी है मैनेज करना। तो वो स्विच वहीं से, अपने फ्लोर से ही वहीं से दबाया। सबका अपने अपने फ्लोर पे अपना स्विच है, कभी भी दबाओ बोले, कभी भी। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम से ही चलानी है मोटर, दिन भर में कभी भी चलाइए, पानी आता है। तो हम इतने टेंशन रिलैक्स हो गए ना, हम पूरे दिन, स्पेशली मई जून में तो पानी की टेंशन में ही रहते थे और कुछ हो ही नहीं पाता था। जैसे घर में पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लोअर फ्लोर है आराम से। बच्चों ने भी फिर उस चीज़ को महसूस किया कि हाँ मम्मी आप सही कह रही थी, अगर ऊंचे फ्लोर पे होता तो हमें हर सामान लेने कितना 2 सीढ़ियाँ दौड़ना पड़ता है। तो मेरी बड़ी बेटी तो बोल रही थी बुआ को खुद करना पड़े तो पता चले। तो मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे मत बोलो, ठीक है जो होना था हो गया। हर परिवार में जिसकी जैसी नेचर होती है, उनकी नेचर है ही ऐसी, लड़ाई झगड़ा जहाँ भी जाती हैं करती हैं, कुछ बाय नेचर इंटरनली कुछ है ऐसा। और मेरा नेचर एकदम अपोजिट है। और फिर मैंने शांति बनाए रखी, मैंने गुरुजी को ही बोला ये हुआ गुरुजी, ये हुआ। मतलब ऐसी सिचुएशंस में ना मुझे बेस्ट लगता है उस वक्त गुरुजी को सौंप दो सब कुछ। गुरुजी आप देखो ये सब इस तरह बोल के गई है, इस तरह मेरे खिलाफ भड़काया है। और मेरे को जो एक दिमाग दिया गुरुजी ने कि तू बात कर ले, वरना मैं इतने टाइम से कर ही नहीं पा रही थी। मैं मौका ढूंढ रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। फिर उनसे उनसे बात हुई, उसके 5-6 दिन बाद फिर वो खुद आए, मेरी ननद की बेटी के साथ कार में बैठ के। बस 2 मिनट के लिए आए, बाहर बाहर से मिलके। मैंने भी पैर छुए अच्छी तरह से। पापा जी अपने तबीयत का ध्यान रखो, बहुत वीक हो रहे हो, बस ऐसे ही बोला। और वो हंसने लगे। तो इतना सिंपल सा हुआ और फिर वो चले गए। तो तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आए। और देख, मतलब कहीं ना कहीं गुरुजी का इंडिकेशन है कि हाँ वो मेरे साथ ही हैं। मैं चाहती थी कि सबके साथ रिलेशन अच्छे हो जाएं, लेकिन वो उसमें वो बार बार कुछ ना कुछ, मेरी सिस्टर अब घर के बहाने में बहाना ढूंढ लिया कि ऐसे आग लग, मतलब कुछ ना कुछ। और मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी इसी बात से पीड़ित रही हूँ कि ये कब ख़त्म होगा सब कुछ। शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, अभी भी हमारे पीछे पड़ी है। तो बहुत अजीब सी सिचुएशन है। हालांकि मेरी लाइफ का कुछ ऐसा कर्मा है, कुछ माड़े कर्म हैं जो हुए हैं मेरे से। और कुछ तो मुझे याद भी आते हैं जो गलतियां मेरे से हुई हैं। एक अबॉर्शन हुआ है मेरे से, वो भी है, लेकिन और भी गलतियां हैं जो मुझे अब रियलाइज़ होती हैं। जब से मैं यहाँ नए घर में आई हूँ, कुछ और चीज़ें मुझे महसूस हुई कि उस टाइम पे जब मैं छोटी थी। अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक संगत जी बता रहे थे कि 11th-12th में उनके पास साइंस थी और चूहे का डिसेक्शन करवाते थे। तो अरे मैंने कहा ये तो मेरी स्टोरी है।
तो बोले गणेश जी नाराज़ हैं आपसे और मैंने कहा ये तो मेरे साथ ही हुआ था, क्योंकि मैं जैसे ही डायसेक्शन करने लगी थी तो वो चूहा ज़िंदा निकल गया था और वो साँस ले रहा था। फिर मैंने लेबोरेटरी मैन को बताया था तो उन्होंने आकर के फिर उसे मार दिया था। तो मुझे घर जाके बुरा भी लगा था कि मैंने घर जाके मम्मी को भी बोला था कि ऐसा-ऐसा हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वज़ह से है ना वो चूहा मारा गया। मम्मी ने कहा नहीं तूने तो नहीं मारा ना, तेरे भाव थे। अब माँ है कैसे समझाती ना, तो उन्होंने मुझे समझाया, लेकिन मेरे को काफ़ी दिन तक वो बोझ था मेरे सिर पे। तो आज सत्संग में जैसे ही सुना तो मैंने कहा गुरुजी उस बात की क्षमा मैं माँगती हूँ। कुछ चूहे हमारे पुराने घर में भी हैं जो मैंने बाई के थ्रू निकलवाया। वो क्या करती थी, निकालती नहीं थी, उनको मार ही देती थी सीधा। तो उसका दोष भी शायद लगा है। और भी कई तरह के पाप बवंडर हैं जो मचे हुए हैं लाइफ में। तो गुरुजी उन सब के लिए बस मैं क्षमा मांग ही सकती हूँ। हालांकि कोई अधिकार नहीं है मुझे किसी की जान लेने का, या किसी को भी मैंने मन वचन काय से दुख और चोट पहुंचाई तो हुई है ही। एक मेरी मदर इन लॉ को भी मैंने अपने नादानी में, बचपने में, उस वक्त इतनी अकल नहीं थी तो कभी जवाब दे दिया, कभी कुछ कर दिया, लेकिन जब से अकल आई तब से तो नहीं दिया। लेकिन गुरुजी मेरे साथ हुआ है मेरे से, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ कि मेरे से ये पाप आगे अब इस जीवन में ना हो और मरने से पहले ये सब मेरे ख़त्म हो जाएं। इस तरह का मुझे बना दो, ऐसा रास्ता दिखा दो जिसमें मैं ये बोझ फ़ील नहीं करूं अपने ऊपर कि मेरे से कुछ गुनाह हुआ है, मेरे से कुछ गुनाह हुआ है। इसीलिए मैं हमेशा अपने गुनाहों की गठरी लेकर आपके और साईं बाबा के आगे और अपने इष्ट देव के आगे खड़ी हो जाती हूँ कि मेरी गुनाहों की गठरी ले लो बाबा, मेरी गुनाहों की गठरी ले लो। ना जाने और कितने अनगिनत गुनाह हुए होंगे जो आज मेरा बसा बसाया इतना सुंदर घर था। मैंने फादर इन लॉ को भी बोला ये बात, मैंने कहा हमारा घर किसी टाइम पे सबसे अच्छा था। तो वो सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। तो मुझे मंदिर जाने की सलाह भी दे रहे थे, मंदिर में जाओ, देखो, मिलो, लोग मिलेंगे आपस में तो बड़ी बेटी का रिश्ता करने में ईज़ी हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला अभी तो पढ़ रही है, इसके पापा भी अभी रेडी नहीं है, वो तो भड़क रहे थे ये बात करते ही मेरे ऊपर, तो मैं अभी क्या कर सकती हूँ। ऐसे करके बस बात आई गई हो गई। पर मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, थैंक यू इतना मुझे दिमाग देने के लिए कि इतनी तूफ़ान में मैंने उनसे बात की, सारा शिफ्टिंग पैकिंग कर लिया। मेरी मेड ने इतनी हेल्प करी, उसके हस्बैंड 2 लड़के ले आया, उन्होंने शिफ्ट करा दिया, जो कि मुझे असंभव लग रहा था कि अब मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरा शरीर इतना चलता ही नहीं है, मेरी बॉडी मतलब उतना ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं है जितना मैंने 4-5 बार पहले शिफ्टिंग करी है। उस सिचुएशन में भी करवाई गुरुजी ने। कैसे करवाई बस मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अब मैं यहाँ आकर इतनी खुश हूँ, एक घर की और पानी की टेंशन ख़त्म हो गई है, अच्छा लग रहा है, ना मकान मालिक तंग करते हैं और इवन कॉलोनी भी अच्छी है और यहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि नहीं हेल्पफुल लोग हैं, सब अच्छा है। तो बल्कि बीच में मेरी मदर का फ़ोन आया था, भैया क्या कुछ बता रही थी मेरे ब्रदर का, तो मैं चाह रही थी उससे भी रिलेशन ठीक हो जाते। तो मैं प्रे ही कर रही थी गुरुजी आप देखो, आप कहते हो कि मैं एक पर बंदा आ जाता है परिवार का तो सबको ब्लेस कर देता हूँ, हम सबके गुनाहों की माफ़ी दे दो गुरुजी, बस यही कह सकती हूँ मैं, इसके अलावा मुझे कुछ कहना नहीं आता। मैं निपट मूर्ख अज्ञानी, ऊपर से पापों से अपनी गठरियों से हम लदे हुए, हम क्या बोलेंगे गुरुजी आपके सामने। आपके चरणों में पड़े रहें यदि रात दिन तो इतना ही बहुत है हमारे लिए, इतना ही बहुत है। इतना सब्र बख्श मेरे मालिक ए खुदा, इतना सब्र तो बख्श कि तेरे चरणों में रहने का ही सब्र रहे, बाकी सारी चिंता फिक्र परेशानियाँ छोड़ दें मेरा साथ। बस यही चाहती हूँ गुरुजी, इतना मजबूत बना दो अंदर से। आप कहते भी हो कि मैं तुझे मजबूत बना रहा हूँ, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, हर संगतों का शुक्राना, क्योंकि उन्होंने अपने सत्संग शेयर करे जिसकी वजह से मैं सुनते 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 एक आँच लेके सो जाती थी। रोज़ का यही काम है मेरा। तो फिर एक नेगेटिव होते होते फिर पॉजिटिव हो जाती हूँ। हालांकि इतने झगड़े और टेंशन्स के बाद बहुत मुश्किल हो रहा था पॉजिटिव होना, बीमार भी थी मैं, तो इसी वजह से सत्संग भी नहीं शेयर कर पा रही थी। शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी, आज उनकी इशारा हुआ है, शायद हाथ रखा उन्होंने मेरे सर पे। गुरु जी इसी तरह अपना साथ बनाए रखना मेरे परम पिता परमात्मा है, आदि परमेश्वर, आदि पिता, देवादिदेव महादेव। ओम भूर्भुवः स्वः साम सदा शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी पिछले सत्संग में मैंने कुछ चीज़ें शेयर की जिसमें मैं कुछ चीज़ें मिस कर गई, तो मुझे गुरु जी ने थॉट डाला और याद दिलाया। 2 मेजर बातें, जैसा कि मैं रेंट पे घर शिफ्ट करना चाह रही थी, तो उस समय मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी और काफ़ी सारे
जो लोन वगैरह कुछ आ रहे थे क्रेडिट कार्ड वाले कुछ वाले, तो मैं मिस कर रही थी उनको। तो मैं प्रे कर रही थी, गुरुजी घर तो मिल जाएगा पर पैसे कहाँ से आएंगे, अभी किसी से मांग भी नहीं सकती, हस्बैंड वगैरह से भी नहीं कह सकती। तो मैं प्रे कर रही थी, तो उससे 2-3 दिन पहले ही एक लोन आया और वो मैंने अप्लाई करके करा क्लिक, तो मेरे पैसे लगभग 75,000 रुपये मुझे मिल गए, जिसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, जिसकी वजह से मैं शिफ्ट कर पाई। और दूसरा, जब मैं यहाँ पर आई, मैं बीमार हुई, तो पास में जो एक अच्छे न्यूरो सर्जन बिल्कुल हमारी गली में ही रहते हैं, तो वहाँ पे मैंने बड़ी हिम्मत करके कुछ दिन बाद मैं गई, क्योंकि मेरी तबीयत में आराम नहीं आ रहा था। मकान मालकिन जो आंटी हैं उन्होंने मुझे बोला था कि तुम वहाँ चले जाओ। तो जैसे गुरुजी के फॉर्म में वो आकर मुझे बोल रहे थे बार बार, तो मैं हिम्मत करके थोड़ा सा ड्रिप विप चढ़वाने के बाद वहाँ गई, उनसे मैंने बोला, फिर मैं गुरुजी को ले गई क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी, बच्चे सो रहे थे। तो मैंने गुरुजी को कहा कि अब जो कुछ भी बीमारी का होगा, मैंने इतने सारे सत्संग सुने गुरुजी, हर बीमारी का, बड़ी से बड़ी बीमारी जो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ब्रेन में कोई बहुत बड़ी बीमारी मुझे हो गई है शायद, तो बहुत ज़्यादा कई दिन से डरी हुई थी, और मैं अपने सिर पे लगातार चंदन तिलक, जल चंदन प्रसाद सब लगाती थी, यही सोचकर कि गुरुजी जो भी बीमारी है, मैं सारे सत्संग सुनती थी, ब्रेन ट्यूमर, ये यूट्रस का कैंसर, ये सारे के सारे मैंने सुने थे। और उस वक्त जाते वक्त भी इतनी नर्वस और घबरा रही थी कि कोई बड़ी बीमारी ना निकले, गुरुजी आप मेरे साथ रहना। तो वहाँ पे जब मेरा नंबर आया, डॉक्टर ने देखा, मैंने सारे सिम्टम्स बताए, अपनी टेंशन एंग्जाइटी वगैरह बताई, तो डॉक्टर बोला इतना घबरा क्यों रहे हो, आपको कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है, आपका थोड़ा सा एक्सरे होगा और ये होगा, पता लग जाएगा। टेस्ट वगैरह हुए, तो मैं फिर घबरा रही थी कि टेस्ट होंगे तो कहीं बीपी शुगर ये सब हाई ना आ जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बीपी हाई है मेरा, बहुत दिनों से लग रहा था। हालांकि मैं चेक वेक कराने से डर रही थी, जल चंदन टीका प्रसाद रोज लेती, बच्चों को भी देती, डरते डरते गई कराने, ब्रेन का एक्सरे हुआ, तो उसमें जब मैं रिपोर्ट्स लेके डरते डरते पहुंची डॉक्टर के पास अगले दिन, तो डॉक्टर ने फिर वही चीज़ बोली कि देखो, मैं आपको कह रहा था ना, आपका सिर्फ साइनसाइटिस बिगड़ा हुआ है, कभी आपको ज़ुकाम हुआ होगा तो वो थोड़ा सा कफ वगैरह है जो आपके सिर में तकलीफ़ करता है, बाकी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इतना मत डरिए। तो मैं इतनी हैरान हो गई ना कि मैं यही चाह रही थी, गुरुजी कोई बड़ी बीमारी, मैंने फिर उनसे कंफर्म किया, डॉक्टर साहब मुझे शुगर, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर कुछ ऐसा तो नहीं है? तो बोले नहीं कुछ भी नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं आपकी। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं करीब पिछले 6 महीने से डर रही थी कि जिस तरह की मेरी सिचुएशन थी, जिस तरह से मेरा सिर हर समय जकड़ा जकड़ा रहता था, और मैं जैसे तैसे पूजा पाठ भी मतलब अनमने मन से करती थी, जैसे तैसे करना है बस। तो लेकिन जल चंदन टीका प्रसाद की शक्ति का महत्व मैंने समझा कि उसकी वजह से मेरा सारे टेस्ट नॉर्मल आए। मैंने घर आके अपनी बेटी को बताया, तो वो भी इतनी खुश हुई कि देखो आप फालतू डरती थी। मैंने कहा बेटा ये गुरुजी की करामात है, आनी तो कोई बड़ी बीमारी थी। तो वास्तव में सत्संग सुनकर कितने कष्ट कटते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं भूल गई थी कि मेरी मेड जिसने मेरी हेल्प कराई, उसके साथ भी वही प्रॉब्लम था कि वो भी घर ढूंढ रही थी रेंट का, उसको भी खाली करना था। तो जब मैंने खाली किया, मैंने शिफ्ट किया, उसने हेल्प कराई, ठीक है 1 हफ्ते बाद उसको भी बहुत अच्छा घर मिल गया। और जैसा मैं चाह रही थी कि मेरी मेड ना छूटे, इसका भी आसपास ही हो जाए, ऐसा ना हो मैं कहीं दूर चली गई या ऐसा ना हो वो कहीं दूर चली गई। तो हम इतने हैरान हुए जब अगले हफ्ते वो आई ये मेरे शिफ्ट करने के 1 हफ्ते बाद, उसको भी बहुत अच्छा घर, और हमारे से बहुत ही पास, जहाँ पे उसके सारे घर जहाँ जहाँ वो काम करती है सभी पास में हैं, मेरे ही आसपास है, और उसका घर भी हमारा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो वो मुझे खुशी होकर कह रही थी दीदी आप मेरा घर देखने आना। तो मैं भी एक दिन थोड़ा ठीक होकर गई थी देखने, तो बहुत खुश थी। मैं कहा चल तेरा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। तो गुरुजी का ये शुक्राना भी मैं करना भूल गई थी, तो मैं सॉरी गुरुजी। उस वक्त मेरे घर की खुशी में, क्योंकि 1 सवा महीने बाद सत्संग शेयर कर रही थी, बिस्तर से उठी थी बीमारियों से, तो थोड़ी 3 चीज़ें बड़ी-बड़ी थी जो मिस हो गई थी, कि मेरी बीमारी कुछ भी नहीं आई, छोटी-सी बीमारी जो कि डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई दी, उससे अब काफ़ी आराम है। हालाँकि पूरी तरह नहीं है, लेकिन उस पहले से तो बहुत-बहुत बेटर हूँ। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब नेक्स्ट बार दिखाने जाऊँगी तो फिर मैं सत्संग में शेयर करूँगी कि क्या हुआ। थैंक यू गुरुजी। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में। और भी कोई संगत जी हों तो उनको भी इसी तरह मदद करना, अंग संग रहना, सहाय रहना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी चैनल पे शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है मेरे ये दोनों सत्संग एक साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।